15 अगस्त स्वाधीनता दिवस और स्वाधीनता दिवस के साथ साथ आजादी का अमृत महोत्सव पिछले कुछ दिनों से आप लोग चर्चा का विषय बनाए हुए हैं। कल भी अपन ने उस आजादी के दिवस और आजादी के वो माहौल के बारे में चर्चा की थी, जिसको शायद समझने के कारण ही हम उस आजादी के महत्व को आज स्वीकार कर पाएंगे। और चीजें बतानी इसलिए आवश्यक है कहीं ऐसा ना हो कि आजाद भारत में मिली हुई सुविधाओं को हम ये मान लें कि हमारे से अधिकार है। ये अधिकार हमें किन किन लोगों के बलिदान के करने के पश्चात प्राप्त हुए हैं और किन लोगों ने अपनी आहुति अपने परिवार और अपने स्वयं के रिश्तेदारों को बलिदान दिया होगा, तब जाकर के हम इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। तो उसको याद करने से हमारे लिए कई बार अनावश्यक अपनी सीमाओं को लांघने में थोड़ी सी कमी आ पाती है। अब रही बात उन सब चीजों की जिस वक्त देश आजाद हुआ, और आजाद होने के बाद ऐसा नहीं कि किसी एक ब्रिटिश कंपनी ने या ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए आजाद कर दिया हो तो दूसरे लोग हमारे ऊपर निगाहें न रखे हो। जैसे देश आजाद हुआ, एक दूसरा देश भारत के ऐसे हिस्से पर कब्जा करने के लिए अपने संविधान में संशोधन कर लिया जिसका नाम था पुर्तगाल। और वो पुर्तगाल ने अपने देश के संविधान में संशोधन किया और भारत का एक अहम हिस्सा गोवा पर कब्जा कर लिया। आपको ज्ञात होगा गोवा में एक स्थान है वास्को डी गामा। ये वास्को डी गामा कोई नहीं, एक पुर्तगाली नागरिक का नाम है। वो अपने उस व्यक्ति का नाम एक शहर के नाम से इसलिए रखे, या उस व्यक्ति के नाम पर शहर का नाम इसलिए रखे ताकि आप आजाद भी हो जाओ तो गुलामी को भूल ना पाओ। तो वास्को डी गामा एक शहर है, कई वर्षों तक आजादी हुई, गुलामी उसकी की, और वो पुर्तगाली उपनिवेश बन गया। लेकिन भारत के वो जज्बे और भारत के वो जाबाज सन 1961 में 19 जून 1961 में भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगाल से आजाद करा लिया और अपना झंडा काट दिया। ये तो उनके जज्बे की बात है, और जज्बे के कारण हमने अपने स्वयं के अधिकार को पाने में सफलता प्राप्त की। लेकिन क्या हम आज अपने कर्तव्य और अपने अधिकार इन दोनों को भली भांति पहचान पाए हैं? उस वक्त जब देश आजाद हुआ सन 47 की बात, उस वक्त जब लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता का हस्तांतरण किया था, और जिस दिन 16 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से ध्वजारोहण होना था पंडित नेहरू के माध्यम से, क्योंकि अभी तक जितने भी ध्वजारोहण हुए उसके बाद सारे 15 अगस्त होने लगे, सारे भारत के प्रधानमंत्रियों के द्वारा। लेकिन उस वक्त कल भी बताया था कि पहला ध्वजारोहण हुआ था आजाद भारत का 16 अगस्त को। तो उस वक्त लॉर्ड माउंटबेटन अपने परिवार के साथ लाल किले पहुंचना चाहता था, लेकिन आजादी के जश्न में डूबे हुए भारतीय जिन्होंने अपने बलिदान को देश के लिए कुर्बान किया और अपने आप को सब कुछ न्यौछावर करके आजादी पाई थी, 5 लाख लोगों की पब्लिक लाल किले के आसपास मौजूद थी। वो जो लॉर्ड माउंटबेटन की जो बग्घी थी वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे, और जब समय तक नहीं पहुंच पाए तो लॉर्ड माउंटबेटन ने दूर से ही भीड़ में अपने आप को जकड़ा हुआ पाकर के दूर से इशारा किया पंडित नेहरू को, झंडारोहण कर दो। मतलब वो इतने आजादी के जश्न में डूबे हुए भारतीय थे कि वो ये भी नहीं देख रहे थे कि जब तक ये वहां नहीं पहुंचेगा तब तक वहां पर ध्वजारोहण होने वाला नहीं है। लेकिन नहीं हुआ, वो नहीं पहुंच पाया, दूर से इशारा कर दिया कि कर दो,
तो पंडित नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन के वहां पहुंचने के पहले ही भारत का, आजाद भारत का पहला ध्वजारोहण कर दिया। और इस बात का सबूत है कि भारतीयों में आजादी के प्रति कितना उन्माद था, भारतीयों में उस आजादी को पाने के लिए कितनी ललक थी, और भारतीयों में अपने स्वदेश, स्वभाषा और मातृभूमि के प्रति कितना प्रेम था। वो देशभक्ति, वो राष्ट्रभक्ति आज अभी ढूंढने को मिले। दिया लेकर के भी ढूंढने जाओ तो कोई जुगनू के बराबर टिमटिमाता हो कोई देशभक्त ना दिखे। हैं कुछ चंद लोग जो सीमा पर तैनात हैं, लेकिन सीमा पर तैनात उन चंद लोगों की देशभक्ति, जिन लोगों के लिए अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए सीमा के भीतर कारण बन रही है, उन लोगों को भी उनकी देशभक्ति में अपनी थोड़ी सी युक्ति अवश्य दिखानी चाहिए। हम प्रश्न तो करते हैं, उन सब चीजों के थोपे हुए प्रश्न, जिन प्रश्नों के बाद शायद हमारे लिए आस्था को डामाडोल तो होना होता है, आचरण का एक पैर भी आगे नहीं बढ़ पाता है। हम प्रश्न करते हैं कि why we have so many temples because God is everywhere, कि इतने सारे मंदिरों की आवश्यकता क्यों है जबकि भगवान हर जगह है। हम प्रश्न करते हैं कि यदि तुम शाकाहार की बात कहते हो तो दूध भी तो एनिमल प्रोडक्ट है, दूध भी तो एक किसी पशु से प्राप्त होता है। तो जब पशु से प्राप्त होने के कारण वो मांस आपके लिए अस्वीकार है, तो फिर दूध भी अस्वीकार होना चाहिए। ये हमें लगता है कि वो जो आजादी जिन मकसद से हमने पाई थी, उस मकसद को भूल जाने का परिणाम ही इन प्रकार के प्रश्नों के हमारे दिमाग में पैदा होना। कोई बात नहीं, यदि ये प्रश्न पैदा हुए हैं तो इनका जवाब देना भी और जवाब ढूंढना भी हमारा फर्ज बनता है। सुनना चाहोगे? आजकल एक नई पार्टी बढ़ती है जिसका नाम है वीगन। पहले दो प्रकार के लोग हुआ करते थे, एक शाकाहारी और मांसाहारी, यानी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। जब से वीगन बढ़े हैं तब से चौथा पैदा हो गया जिसका नाम है एगिटेरियन, यानी अंडे के अलावा बाकी सब मांसाहार का त्याग। ये तीसरा यदि नहीं बढ़ता तो चौथे को अपने कदम जमाने की सामर्थ्य भी नहीं होती। और वीगन सोसाइटी को सपोर्ट करने वाले आप लोगों में से कई लोग यहाँ बैठे होंगे। कई ऐसे शाकाहार के अतिरेक को अपने दिमाग में रखने वाले भी यहाँ बैठे होंगे, जिनको शायद वीगन बनने में बहुत फख्र महसूस होता है और शाकाहारी बनने में शायद उनको नाम इतना नहीं होता। आज मैं इसी विषय में लाना चाहता हूं, क्योंकि ये विषय भी आपको याद होगा कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्रामी क्यों पैदा हुआ, किस कारण से हुआ। क्योंकि उस वक्त जब अंग्रेजों की सेनाओं में भारतीय शामिल होते थे तो यहां पर उनको अपने कब्जे में करने के कई षड्यंत्र हुआ करते थे। तो पहला स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा, जिस कारण से उस कारण को मद्देनजर रखते हुए आज मैं ये विषय उठाना चाहता हूं कि उस समय जो कारतूस हुआ करते थे, उस कारतूस में गौ मांस लगा दिया गया। आप उसको उस कारतूस को मुंह से पहले खोलेंगे तब जाके वो बम को फेंकेंगे तो जाके काम करता था वो। तो उसमें गाय की चर्बी और गाय की खाल लगा दी गई थी। इस कारण से उसको बर्दाश्त नहीं हुआ तो पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत में पैदा हुआ। नहीं तो उस वक्त तक तो लोग ये जानते ही नहीं थे कि हमें इनसे आजाद होना भी है कि नहीं होना है। तो अगर ऐसा उस समय हुआ और आज इस देश को गाय की निर्ममता के कारण अपने देश की देशभक्ति पैदा हुई है, आज क्या उस गाय के प्रति भक्ति हमारे देश के देशवासियों को है? क्या जो अपने आप को वीगन बनाने के लिए दौड़ रहे हैं, क्या वो जानते हैं कि ऐसा करने से गौहत्या रोक पाएगी, पशु हत्या रोक पाएगी? आज मैं किसी को एनालाइज करना चाहता हूं और जितने भी लोग यहाँ पर वीगन बनने की राह पे आगे बढ़े हैं उनको एक बार फिर रोक करके अपने विचार को आंकना पड़ेगा कि हम सही कर रहे हैं या उन गायों को कत्लखाने भेजने के लिए कारण बन रहे हैं। सोचो, आपके घर में भी किसी व्यक्ति को यदि पाला जाता है तो उससे कुछ मिलता हो तब पाला जाता है, नहीं तो वृद्ध माँ बाप भी
वृद्धाश्रम में भेज दिए जाते हैं, यदि उनसे कुछ नहीं मिलता हो, बदले में उनकी दवाई दारू ज्यादा करनी पड़ती हो, दिन भर खांसना सहन करना पड़ता हो, तो ऐसे दौर में जब हम जीने वाले हो गए कि मनुष्यों को भी हम अपने घर में रखना पसंद नहीं करते। तो यदि गायों से हमें दूध मिलना बंद हो जाए, गायों से हमें उनसे मिलने वाली जो अमृतमय तुल्य पदार्थ वो मिलना बंद हो जाए, तो कौन है जो गायों को अपने घर में पालेगा? और वैसे भी शहरों में तो घर में पालने की अनुमति बहुत मुश्किल से मिलती है। शहर के बाहर जो डेयरियां बन गई हैं और वहां पर जाकर किस प्रकार का दूध मिलता हो, क्या लेकर आप आ जाते हो, क्या विश्वास करके पी जाते हैं, लेने जाते हैं अमृत और ले आते हैं जहर। ये सब विषय बाद में उठाऊंगा, पहले मैं बात कर लूं कि जब घर में मनुष्य को भी यदि हम पालते हैं, जब उससे हमको रिटर्न मिलता हो, तो गाय से मिलने वाला सबसे पहला रिटर्न ही मिलना बंद हो जाए, तो गाय को पालेगा कौन? और जब गाय को पालेगा नहीं, तो गाय को फिर बचाएगा कौन? और जब गाय को बचाएगा कोई नहीं, तो गायों को कत्ल खाने से जाने से रोक पाएगा कौन? कई लोग बोलते हैं कि गलत नहीं हुआ है, और गलत के बारे में लोगों की शंकाएं चलती। अरे हाथी को खरीदना आसान है, हाथी को पालना बहुत कठिन, क्योंकि उसको उससे मिलने वाला यदि हमारा जो लाभ है वो नहीं मिल पाएगा तो कौन है? यदि आपके घर में यदि जो वाहन जो स्कूटर वो है, यदि आपके काम नहीं आते तो आप उनको भेज जाते हैं स्क्रैप में, कबाड़े में। तो जब मशीनों से जो आपने बहुत काम लिया उनको भी भेज आते हैं, और जो आपकी मशीन या जो आपका वाहन या जो आपके लिए काम आने वाले पशु हैं, वो यदि आपको काम ना दें तो आप उनको अपने घर पर रख पाओगे? यदि उन हाथियों को बचाना है तो उनको कुछ न कुछ तो उपयोग करना पड़ेगा। हाँ, अति भार आरोपण ना हो वाली बात सही है कि जितना वजन वो उठा सकते हैं उस वजन से ज्यादा उन पर लादा जाएगा तो हिंसा मानी जाएगी, लेकिन जितना उनसे काम लिया जा सकता है उनसे लेकर के यदि उनके बदले में उनका पालन पोषण किया जाता है तो इसका एक पालन माना जाएगा। यदि आपके घर में भी जो बच्चे किसी प्रकार से प्रमादी हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ काम करा करके उनकी ताकत को मजबूत किया जाता है, और जो काम नहीं कर पाते वो अनावश्यक सुबह पहुंच जाते हैं जिम में। क्योंकि मेहनत नहीं करोगे तो आप अपने आप को प्रमादी बना डालोगे, आप कमजोर बना डालोगे। तो जब आपको भी अपने घर में मजबूती को पाने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है, और यदि हम गाय भैंस यदि उनकी सामर्थ्य उससे उनकी मेहनत ना कराएंगे तो क्या उनको कमजोर नहीं बना पाएंगे? अवश्य बना डालेंगे। और हाथी की ताकत कितनी होती है तो आपने अपने ग्रंथों में पढ़ा होगा कि इतनी ताकत किसी एक मनुष्य में होती है, उससे कई गुना ताकत किसी बैल में होती है, उससे कई गुना ताकत घोड़े में होती है। ऐसे करते करते जब ये रेशो निकाला जाता है तो हाथी की ताकत कितने मनुष्यों के बराबर होती है? इतने मनुष्यों के बराबर ताकत यदि हाथी रखता है, यदि उसके हिसाब से यदि उसका लाभ लिया जाता है, उससे मेहनत कराई जाती है और बदले में उसका पालन होता है, तो बताओ इसमें कौन सा गुनाह होता है? और यदि इसमें गुनाह है तो फिर आपकी शुरुआत में जो खेती हुई थी बैलों के माध्यम से, और जो गीत बने हैं बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का नाश सुनाते हैं, ये सब भी अत्याचार माना जाएगा? नहीं, ये उसका पालन करने का तरीका है। उनके पालन करने के माध्यम से ही हम उनके जीवन का अपने जीवन में लाभ लेते हैं और उनके लिए जीवन दान देते हैं। इसको छोड़कर जो वीगन बनने जा रहे हैं कि नहीं गायों को पालने में यातना देना ही गलत है, लेकिन गायों को पालना गलत है क्या? और यदि गायों को पालेंगे तो उनसे दूध मिलेगा, तो दूध ना पियो क्योंकि वीगन बन जाओ, क्योंकि वीगन बनोगे तब जाके तुम शाकाहारी माने जाओगे। ऐसी जिनों के दिमाग में फितरत बैठी है, आज मैं उन सबको कसौटी पे कसना चाहता हूं। अब जब उनको पाला जाएगा, उनसे लाभ लिया जाएगा, उनसे हमें जीवनोपयोगी सामग्री मिल पाएगी, तब तो जाकर के उनको कत्ल खाने से बचाने से रोक पाएंगे हम। नहीं तो कौन बेवकूफ है जो अपने घर के लोगों को तो पाल नहीं पा रहा, उन पशुओं को पालने की चिंता कर रहे हैं। अब जो वीगन वाले हैं उनको यदि लगता है कि हम यातना नहीं दे सकते क्योंकि आप घर में पाल नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन यदि कोई पाल रहा है, उससे दूध निकाल रहा है और आपके घर तक ला के दे रहा है, उसको पीना तुम बंद कर दोगे, तो जब तुम पीना बंद कर दोगे तो वो पालेगा क्यों? तो क्या आपको ये लगता नहीं है कि तुमने दूध पीना बंद कर दिया है, गाय से दूध लेना बंद कर दिया है, तो अल्टीमेटली आप रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं उनको कत्ल खाने भेजने के लिए? उनसे अब
गाय कल महाराज ने बताया था ना कि गायों को कत्ल करके गोमांस तो आप भेज सकते हो और बदले में वहां से गोबर और गोमूत्र मंगा सकते हो। एक्सपोर्ट तो करते हो तो गोमांस का और इंपोर्ट करते हो गोबर और गोमूत्र का। अरे तुम्हारे घर में सारी सुविधाएं थी, ना गायों को कटना पड़ता और ना आपके लिए गोबर मंगाना पड़ता, सारी सुविधाएं अपने घर में ला सकते थे। अरे गाय तो वो है जो यदि किसी घर में बन जाए तो सारे वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसी वो अपने आप में वास्तु के दोष को निवारण करने वाली गाय को आज तुमने वीगन के नाम पर बेचने के लिए मजबूर कर दिया। अब मैं उन सब वैज्ञानिक तथ्यों को यहाँ लाना चाहता हूं जिसके आधार पर आप वीगन बनने की राह पर बढ़ पड़े। पहली बात, जो ये कहते हैं कि नहीं उनको यातना दी जाती है, तो यातना दी जाती है कि तरीका गलत है। तरीका गलत होने से गाय का दूध गलत हो जाए जरूरी नहीं। आप चाहो तो स्वयं पाल सकते हो। महाराज हमें कहां फुर्सत मिली कि हम गायों को पालें? आ जाए इसकी बात मैं कर रहा हूं, हमें कहां फुर्सत मिली कि हम गायों को पालें? तो कोई बात नहीं, आप नहीं पाल सकते, आपके घर में स्थान नहीं है अथवा यहाँ पर पालने की अनुमति नहीं है, तो आप किसी एक ऐसे बेरोजगार व्यक्ति को थोड़े से अपने शहर के बाहर, जिससे आपका आना जाना चलता हो, आपके प्रति समर्पित हो, उसको आप गाय पलवा दो। वो गाय पाले, हम उसको अपना गाय दे देंगे, वो पालन करता रहेगा, उसका दूध वो निकालेगा, जितना उसके लिए आवश्यक होता है हम देते रहेंगे, दूध पत्नी में लाके हमें देगा, हमारा पालन दूध पीने से होता रहेगा और उसका पालन गाय पालने से होता रहेगा। दोनों का रास्ता निकल जाएगा और दोनों उस गाय को बचाने के पक्षधर माने जाएंगे। ऐसा भी किया जा सकता है। और यदि आपको लगता है कि एनिमल प्रोडक्ट होने के कारण गाय भी अंडे के अथवा मांस के समकक्ष है, तो मैं आज इस चीज को आपके सामने तुलना करके बताता हूं कि कहीं समकक्ष नहीं है। यदि एनिमल प्रोडक्ट होने मात्र से गाय का दूध भी मांसाहार हो गया है इन वीगन वालों के दिमाग में, तो फिर तो एनिमल प्रोडक्ट होने के कारण यदि ऐसा हो गया है तो ह्यूमन प्रोडक्ट होने के कारण भी प्रत्येक मां का बच्चा मांसाहारी होगा। प्रत्येक मां का बच्चा, क्योंकि हर मां का बच्चा अपनी मां के दूध पर डिपेंड करता है। दूसरा, कई ऐसे गज मुक्ता होते हैं, वंश मुक्ता होते हैं, शुकर मुक्ता होते हैं। मुक्ता मतलब मोती जो उनके विशेष स्थानों से निकलते हैं। तो यदि वो मुक्ता यदि होने के बावजूद भी उनको कोई यातना भी दी जाती और उनसे मुक्ता प्राप्त किए जाते हैं, क्या मुक्ता भी मांसाहार है? और यदि ऐसा है कि आपके यदि मुख से थूक निकलता है, लार निकलती है, वो उसको बार बार आप अंदर भटकते रहते हैं, तो आप सब मांसाहारी हो जाओगे, क्योंकि ये सब ह्यूमन प्रोडक्ट है। जब तक उसको यातना नहीं दी जा रही है तब तक उस चीज को मांसाहार नहीं माना जाता। नहीं है तो फिर शाकाहार की परिभाषा ही खत्म करनी पड़ेगी और शाकाहार शब्द को ही डिक्शनरी से निकाल कर बाहर फेंकना पड़ेगा। तो जैसे ह्यूमन प्रोडक्ट या एनिमल प्रोडक्ट होने मात्र से वो चीज मांसाहार नहीं हो जाती। कुछ लोग कहते हैं, कोई नया तर्क देते हैं, कोई बात नहीं, यदि आप ऐसी बात कहते हैं तो गाय का जो दूध है या जिस मवेशी का वो दूध है, वो मवेशी का दूध हो या मवेशी का खून हो, एक ही बात है। मतलब इनकी देखो बुद्धि की विकलता कि दूध और खून को समकक्ष मानते हैं। अब इन सबको मैं साइंटिफिक ढंग से आपके सामने प्रूव करना चाहता हूं। सुनना चाहोगे? पीछे वालों को बात समझ में आ रही है? तो क्या वीगन बन जाओगे? अरे वीगन बन गए तो तुम बेगाने बन जाओगे और वीरान हो जाओगे। मैं आज सबके सामने यहाँ पर कहना चाहता हूँ, तुम शाकाहारी बने रहना इतना ही पर्याप्त है, लेकिन वीगन बनने की राह पर अपने आप को मत चलाना। क्योंकि वीगन बनने वाले जब दूध छोड़ देते हैं, दूध से बने हुए पदार्थ को छोड़ देते हैं, तो उनके जीवन में जब विटामिन B12 और बी कॉम्प्लेक्स की कमी आती है तो वे नॉन वेज कैप्सूल खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उस समय उनको वीगन नहीं दिखता, उस समय उनकी गणना नहीं आती, उस समय उनके यात्रा समझ में नहीं आती, लेकिन वीगन बनना हमें आवश्यक है। अरे तुम्हें गाय का दूध पचता नहीं है इसलिए तुम दूध छोड़ रहे हो तो बात अलग है, क्योंकि गाय का दूध पुण्यशालियों को पचता है, देवों को पचता है। और तुम्हारे अंदर यदि दानवता आ गई है तो शायद पचना बंद हो गया हो, तो तुम एक नया हथकंडा मत निकालो कि हम वीगन बनने जा रहे हैं। दूसरा सुनो, अब वो कहते हैं कि जिन आर्टिस्ट होकर के गायों में से
दूध बहता है, उन्हीं आर्टरीज से होकर के तो खून बहता है। बहुत अच्छा। यदि ये तर्क देते हो तो मैं इस तर्क के बदले में आपसे प्रश्न पूछता हूं। ये प्रश्न तो मैं बाद में ले लूंगा, पहले आप हमारे प्रश्न का जवाब दो। यदि जिन आर्टरीज या जिन धमनियों में से गाय का दूध बहता है उस मवेशी में, यदि उन्हीं में से यदि खून बहता हो, तो आप यदि थोड़ा बहुत साइंस पढ़े हो तो एक किसी एनिमल में पर डे 2 टन खून सप्लाई हो चुका है, होता है किसी भी एक आर्टरी से। मतलब एक किसी भी नली में से लगभग प्रतिदिन 2 टन खून सप्लाई होता है। महाराज क्या 2 टन के जानवर होते हैं? नहीं, एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट को यदि हम नोटिस करें तो सर्कुलेट जो होता रहता है, तो एक दिन में लगभग वहां से 2 टन खून सप्लाई हो चुका होता है। यदि जिन नलियों में से या जिन आर्टरीज में से होकर के 2 टन खून सप्लाई हो चुका है, यदि उन्हीं में से यदि दूध बहता है, तो एक आध बार तो दूध में लाल पल दिखना चाहिए। क्या पहले ऐसे होता है कि खून सप्लाई हो चुका होता है, फिर पानी से वो नलियां साफ की जाती होंगी, प्रेशर लगा करके, पंप लगा करके, और फिर दूध बहता होगा? ऐसा होता है क्या? साइंस ने प्रूव किया है कि दूध की आर्टरीज अलग होती हैं और खून की आर्टरीज अलग होती हैं। यदि उन्हीं खून वाली आर्टरीज में से दूध बहता होता तो सारा दूध लाल निकलता, सफेद नहीं निकलता। फिर वो कहते हैं कि नहीं, वो भी एनिमल प्रोडक्ट है। जब दूध एनिमल प्रोडक्ट है तो वैसे तो खून है, फिर दूध और खून में अंतर क्या रह गया? फिर आप दूध को शाकाहार कैसे कह सकते हैं? अगली ऐसा खून को यदि आप तुलना करना चाहते हैं दूध से, तो कोई भी बायोलॉजी का जो विद्यार्थी यदि यहाँ बैठा हो और 10वीं तक बायोलॉजी आप सबने पढ़ी हो, तो आपको मालूम होगा कि खून में 4 एलिमेंट्स होते हैं। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ये 4 चीजें होती हैं। लेकिन इन 4 में से किसी भी एलिमेंट की उपस्थिति दूध में होती हो तो बताओ, होती है? यदि नहीं होती, एक आध तो होता कम से कम। आरबीसी डब्ल्यूबीसी हो जाता कम से कम, वो तो व्हाइट होता है ना। लेकिन व्हाइट ब्लड सेल्स भी उस दूध में नहीं हुआ करते। मतलब दूध का खून से कहीं दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, फिर भी आपके दिमाग में वास्ता घुसा है क्योंकि आप वीगन बनना चाहते हैं। अब सुनो, उसके बाद बोलते हैं महाराज फिर भी है तो वो वैसा ही। अब एक और चीज सुनो, ब्लड का यानी खून का जो प्रोटीन है उसका नाम है हीमोग्लोबिन। डॉक्टर बैठे हैं आप समझ लेना बस। हीमोग्लोबिन होता है और दूध के प्रोटीन का नाम केसीन होता है। यदि दोनों एक होते तो दोनों के प्रोटीन भी सेम होते। अब एक का प्रोटीन हीमोग्लोबिन है और एक का प्रोटीन केसीन है, तो फिर दूध और खून एक जैसे कैसे हो सकते हैं? और सुनो, फिर वो ये कहते हैं ठीक है दूध में भी तो जीव होते हैं। जब उनसे बात नहीं बनती और लॉजिकली भी नहीं बनती और साइंटिफिकली भी नहीं बनती, तो फिर नया तर्क देते हैं दूध में भी जीव हो जाया करते हैं। अब यदि दूध में जीव हो जाते हैं तो दूध में जीव शुरुआत से रहते हैं या दूध विक्रम हो जाता है तब जीव हो जाते हैं? नहीं, दूध में वैसे जीव हो जाते हैं, सफेद सफेद कलर के। कभी आपने देखा हो दूध फट जाता हो तो मान लिया। इसलिए जब दूध में जीव हो जाते हैं तो अंडे में भी जीव होता है। तो जैसा अंडा है वैसे दूध है। और यदि आप ये मानते हैं कि दूध में जीव हमेशा नहीं होते, तो अंडे में भी हमेशा जीव नहीं होते, कुछ अनफर्टाइल एग भी होते हैं। ऐसा कुतर्क देते हैं। इन कुतर्कों को सतर्क होकर आपको समझना आवश्यक है, क्योंकि आज से 10-5 साल बाद आपके बच्चे ही इन सब बातों में प्रश्न आपसे करेंगे और आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो मांसाहारी बन जाएंगे। इन सब चीजों को समझना आपको आवश्यक है। आजाद देश में आप पैदा हुए हो और आजाद देश में पैदा होने के बाद आपके जो बच्चे हैं वो तो सुविधा भोगी देश में पैदा हुए हैं, जिनके लिए जिह्वा पे लगाम लगाना कठिन है, वो जीवन पे लगाम क्या लगाएंगे? तो सुनो, इसके बाद वो कहते हैं कि हाँ, जैसे अनफर्टाइल एग होता है वैसे ही तो क्या वो दूध में भी तो अनफर्टाइल है, उसमें जीव नहीं होंगे। और यदि एग में कभी कभार पक्षी हो जाते हैं तो फिर दूध में भी जीव हो जाते हैं। अब यदि अंडे की यदि तुलना में दूध को रखना चाहते हैं तो कभी भी आपने अंडे से जो पक्षी पैदा होता है वो जिस पक्षी का अंडा है वैसा ही पैदा होता देखा होगा। लेकिन यदि दूध में कभी जीव दिख गया आपको विकृत होने के कारण या खराब होने के कारण,
तो क्या कभी दूध में से आपने गाय भैंस पैदा होकर देखी? तो जब दूध में से गाय भैंस पैदा होते नहीं देखी, तो दूध को आप एंड प्रोडक्ट होने के माध्यम से उसको मांसाहार सिद्ध नहीं कर सकते। जबकि अंडे में यदि कोई जीव पैदा होगा तो उसी पक्षी के अंडे का रूप होगा जिस पक्षी को अंडा दिया हुआ है। अब ये कहते हैं तो अनफर्टाइल एग होते हैं महाराज। अब अनफर्टाइल एग को यदि आप शाकाहार करना चाहते हैं और फर्टाइल एग को यदि मांसाहार करना चाहते हैं, तो इन दोनों की परीक्षा भी कसौटी पे हुई है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सुनना चाहोगे? क्योंकि आपके बच्चे अब एग को नॉनवेज नहीं मानते, क्योंकि चौथा जो आपका पार्ट आ गया एगिटेरियन, कि हम बाकी सब मांस तो बचेंगे लेकिन हम एग से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि अनफर्टाइल एग आ चुके हैं। मतलब पेड़ों पे लगने लग गए होंगे शायद, या आसमान से टपकने लग गए होंगे शायद। अब वो इन दोनों की अनफर्टाइल एग और फर्टाइल एग, इन दोनों की परीक्षा हुई। फर्टाइल एग का मतलब जिससे पक्षी पैदा होता है, और अनफर्टाइल एग जिससे पक्षी पैदा नहीं होता है। आज के विज्ञान ने कुछ ऐसे करामात कर डाला है कि इसमें पक्षी पैदा नहीं होगा, मतलब अंडा जैसा देखेगा उसको शाकाहार मानने को उतारू है। तो एक आती है, एक मीटर है, तो समझ कर रहा हूं उसका नाम, जिससे संवेदनशीलता आंकी जाती है। याद आ जाएगा बता दूंगा, लिखा होगा शायद। तो जिससे संवेदनशीलता आंकी जाती है, किसी जीव को कितना संवेदनशील है ऐसा उस यंत्र के माध्यम से आंका जाता है। तो जो कैप्टन जगदीश चंद्र बसु ने जो वनस्पति में जीव की घोषणा जो की थी कि वनस्पति भी एक जीव है, लाजवंती की पौधा जिसको छुई हुई का पौधा बोलते हैं, हल्का सा हाथ लगा तो वो उससे उड़ जाता है और फिर थोड़ी दूर कर तो फिर वापस खिल जाता है। तो उस संवेदनशीलता को आंक करके उन्होंने यंत्र तैयार किया बाद में किसी वैज्ञानिक ने। उस यंत्र के माध्यम से किसी भी जीव में कितनी संवेदनशीलता है इसको आंका जाता है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, सब जीवों की अपनी अपनी संवेदनशीलता अलग अलग हुआ करती है। तो उससे तार जोड़े जाते हैं, दो जीवों की संवेदनशीलता आ रही है, तो उस मीटर के एक तार से जोड़ दिए किसी वनस्पति को और एक तार से जोड़ा एक अंडे को। सुनना, ये तुलना आपको बताने जा रहा हूं, ये तुलना आपको समझना बहुत आवश्यक है, नहीं तो बच्चे आपको ही तौल डालेंगे। तो एक तरफ उस तार से लगाया, कनेक्ट किया वनस्पति को, एक किसी सब्जी को, और एक तरफ कनेक्ट किया एक अंडे को, और दोनों का वहां पर घात हुआ, दोनों को मतलब मारा जैसा गया। तो मशीन रीडिंग देती है इस तरफ जो संवेदनशील प्राणी है उससे कई गुना संवेदनशील प्राणी का यहाँ पर घात हुआ है, ये मशीन रीडिंग दे रही है। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक इंद्री है वनस्पति और वहां पर पंचेंद्री है अंडा। तो किसी ने तर्क किया, हाँ वो तो फर्टाइल एग था इसलिए उसका घात हुआ, तो उस मशीन रीडिंग दे दी कि इस तरफ किसी बहुत ज्यादा संवेदनशील या बहुत बड़े जीव की हत्या हुई है। फिर जब ये और आगे प्रयोग हुआ तो दोनों तरफ दो अंडे रखे गए, एक तरफ फर्टाइल एग और एक तरफ अनफर्टाइल एग, और दोनों अंडों को प्रयोग के माध्यम से घात किया गया। तो मशीन रीडिंग देती है उस तरफ भी इसके बराबर संवेदनशील जीव का घात हुआ है। अब यदि फर्टाइल एग में जीव होता है और अनफर्टाइल एग में जीव नहीं होता है, यदि ऐसा आप मानते हो तो मशीन को रीडिंग देते वक्त दोनों में कुछ कंपेयर तो करना चाहिए, लेकिन दोनों में उसने समान रीडिंग दी कि नहीं, ये भले ही फर्टाइल एग है और ये भले ही अनफर्टाइल एग है, लेकिन दोनों की संवेदनशीलता बराबर है। जब मशीन भी उसमें जीव को पकड़ सकती है तो मनुष्य को उसमें जीव में पकड़ने के लिए क्या ऐतराज है? ये सिर्फ आपकी जिह्वा को पसंद नहीं आता तब तो जाकर के अनफर्टाइल एग को आज के लोग शाकाहार मानने को तुले हुए हैं। यहाँ तो अंडे को शाकाहारी बनाया जा रहा है और वहां पर दूध को मांसाहार सिद्ध करना चाहते हैं। अब अगला प्रयोग आपने समझ लिया कि जो प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी होते हैं वो खून में ही होते हैं, दूध में नहीं होते हैं। दूध का प्रोटीन अलग है और खून का प्रोटीन अलग है। अब बात आती है सेल्स की। एक होती है बॉटनिकल सेल्स और एक होते हैं फिलोजिकल सेल्स, यानी पादप कोशिकाएं और जैविक कोशिकाएं। जब दोनों की सेल्स को आंका गया, दूध की और खून की, तो खून तो जाहिर सी बात है उसमें जूलॉजिकल सेल्स होंगी, यानी कि जैविक कोशिकाएं होंगी, लेकिन
जीभ से निकलने के बावजूद भी, गाय एक जीभ है, भैंस एक जीभ है, जीभ से निकलने के बावजूद भी दूध की सेल्स, शायद आप ये समझें कि वो भी जैविक कोशिकाएं होंगी, लेकिन आप जान करके हैरान होंगे कि दूध की सारी सेल्स आज के वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि वो बॉटनिकल सेल्स होती हैं, यानी पादप कोशिकाएं होती हैं। जब दूध मवेशी से या जानवर से पैदा होता है, प्राप्त होता है, तो उसमें कम से कम कोशिकाएं तो जैविक होनी चाहिए, लेकिन उसमें कोशिकाएं भी पादप कोशिकाएं होती हैं, वनस्पति कोशिकाएं होती हैं, बॉटनिकल सेल्स होती हैं। जब सेल्स दोनों की अलग अलग हैं, दोनों के प्रोटीन्स अलग अलग हैं, दोनों के एलिमेंट्स अलग अलग हैं, अब किस कारण से आप दूध को मांसाहार सिद्ध करना चाहते हैं? इसके अलावा जब लोग कहते हैं नहीं, जैसे मांसाहारी लोगों को हाइपर एसिडिटी हो जाती है, ऐसी दूध पीने वालों को भी हो जाती है, शायद इस कारण से भी दूध मांसाहार जैसा होगा। जब उनके पास तर्क नहीं बचते तो कुछ ना कुछ अपने शुरू पे छोड़ते हैं। और इस सुविधा का मैं आपको उत्तर देना चाहता हूं। डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे उनसे आप पूछ लेना कि किसी को कितनी भी हाइपर एसिडिटी क्यों ना हो रही हो, और हाइपर एसिडिटी होने के बावजूद आपको यदि इनो ना मिल रहा हो, कोई एंटासिड ना मिल रहा हो, तो आधा दूध आधा पानी, उसमें जो भी आप मीठा मिला सकते हैं मिला लो, हमें मतलब नहीं उससे, इलायची मिलाना वो मिला लो, कोई दिक्कत नहीं है। आधा दूध आधा पानी हल्का सा भी आपने बॉयल करके ठंडा करके दे दिया, तो इससे बढ़कर के दुनिया में दूसरा कोई एंटासिड नहीं है। इनो पीने के बाद तो आपको एसिड शायद हो सकता है 1-2 मिनट बाद शांत हो, लेकिन इसको पीते साथ ही आपकी एसिड तुरंत शांत हो जाएगी। अरे जो इतना बड़ा एंटासिड है उसको अभी आप हाइपर एसिडिटी के लिए जिम्मेवार मान रहे हो, तो इसमें आपकी गलती है। क्या गलती है मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्यों दूध पीने वालों को ये लगता है कि उनको एसिडिटी बढ़ जाती है? यदि दालों के प्रोटीन और दूध के प्रोटीन एक साथ मिक्स करके खाओगे तो हाइपर प्रोटीन होने के कारण शायद आपको हाइपर एसिडिटी हो सकती है, लेकिन यदि आपने वो अलग अलग करके खाए हैं तो कभी आपको एसिडिटी होगी नहीं, बल्कि यदि हो रही है तो वो शांत अवश्य हो जाएगी। और ये तो हमारे जैनागम में स्पष्ट बताया गया है, जो द्विदल का कॉन्सेप्ट दिया है। 4 प्रकार के द्विदल बताए गए हैं। दही का दाल के साथ मिश्रण करके खाना, दही का काष्ठ इत्यादि जो द्विदल होते हैं उनके साथ, और दही का तिलहन इत्यादि के साथ, और फिर दूध को भी कुछ लोग इस प्रकार से मानते हैं। तो ये 4 प्रकार के द्विदल बताए गए, लेकिन एक प्रकार का द्विदल तो पूरा प्रूव्ड है कि दही और दही से बने हुए पदार्थ और दाल से हुए बने हुए पदार्थ यदि एक साथ मिक्सअप करके खाते हैं तो आपके सलाइवा यानी लार से मिलकर ही उनमें असंख्य जीवों की उत्पत्ति तुरंत होने लग जाती है। इसलिए उसको अहिंसक लोग ना खाएं, ऐसा हमारे यहाँ पहले बताया गया है। इसमें अहिंसा का कॉन्सेप्ट तो है ही, और स्वास्थ्य का कॉन्सेप्ट भी है, क्योंकि यदि आप दालों के प्रोटीन और दूध के प्रोटीन एक साथ मिक्स करके खाओगे तो आपके लिए क्या बोलते हैं उसको, अम्ल पित्त की शिकायत अवश्य हो जाएगी। इस अम्ल पित्त की शिकायत से बचना है तो उनको अलग अलग करके खाओ। ये तुम्हारी व्यवस्था पहले से बताई गई है। मतलब जैनिज्म का जो क्रियाकोश है इतना बड़ा साइंटिफिक है कि इसके आगे सारे साइंस नतमस्तक हो जाते हैं। अब उसके बाद यदि उनको लगता है कि नहीं ठीक है, आपकी ये वाली बात हमने मान ली, दूध एंटासिड है, हमने आपकी ये वाली बात भी मान ली कि दूध की जो प्रोटीन है वो अलग है और खून के प्रोटीन अलग हैं, आपकी ये वाली बात भी मान ली कि दोनों की सेल्स अलग अलग हैं, आपकी ये वाली बात भी मान ली कि दोनों के एलिमेंट्स अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी दूध से जो दही बनता है, वो जो दही बनता है बिना बैक्टीरिया के तो बन नहीं सकता। अब देखो नया के दिमाग में कीड़ा कूदा, क्योंकि जिनके जीवन में कभी अपने घर में कोई अच्छी चीज बनाने को नहीं मिलता हो और बाजार में डोमिनोज में जाकर के उनको साफ सुथरा दिखता हो, भले ही वो जैन बर्गर खाते हो, मतलब बिना आलू प्याज का बर्गर, इसको बोलते हैं जैन बर्गर, मतलब बिना आलू प्याज का नॉन वेज तो खा लेंगे लेकिन आलू प्याज नहीं खाएंगे, क्योंकि आलू प्याज तो अभक्ष्य होता है और नॉन वेज अक्षय होता है, ऐसा मान लें। अब वो बोलते हैं कि दही तो बिना बैक्टीरिया की जमता ही नहीं, और ये तो आपके बच्चे भी आपके घर में प्रश्न करते हैं। जब उनको ये कहो कि फास्ट फूड मत खाना, जब उनको कहो कि नूडल्स मत खाना, जब उनको कहो कि आइसक्रीम मत खाना,
तो कहते तुम लोग दही खाते हो, हम आइसक्रीम खा लेते हैं। तुम लोग दही खाते हो, हम लेस खा लेते हैं। और जब आप बैक्टीरिया को खा करके अपने आप को शाकाहारी मानते हो, तो उसमें भी तो बैक्टीरिया तो दिखते हो है क्या? अब ये जो वाली बात आपके दिमाग में बसाई जाती है, आजाद भारत के सशक्त नागरिकों सुनो, सुनना कि सुनना, तो क्या करोगे इसके बाद? बीगन बन जाओगे? बेगाने हरकत ना करोगे। तो सुनो, इसके बाद क्या? दही बिना बैक्टीरिया के नहीं जमता। अब उनसे पूछो, इनके दिमाग में बुद्धि का अतिरेक हो गया है कि जो आपने बैक्टीरिया देखे हैं अपनी आंखों से देखे, हाँ बिल्कुल अपनी आंखों से देखे, माइक्रोस्कोप से देखा हमने। कितने इंद्रिय हैं वो बैक्टीरिया? एक इंद्रिय है। कैसे देखे आपने? अरे वो देखो माइक्रोस्कोप से वो दही में बैक्टीरिया देखते हैं, भागते दौड़ते देखते हैं। अब इनके बुद्धि की ज्यादा अतिरेक होने वालों से पूछो, एक इंद्रिय जीव कितने होते हैं? स्थावर होते हैं ना एक इंद्रिय, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये 5 प्रकार के स्थावर होते हैं। स्थावर का मतलब जो चलते फिरते हैं वो, कि जो स्थिर रहते हैं वो। और जो आपने बैक्टीरिया देख लिया माइक्रोस्कोप से, वो तो चलते फिरते हैं। पक्की बात, वो एक इंद्रिय तो हो नहीं सकते, तो कम से कम 2 इंद्रिय होंगे, 10 जीव होंगे, या तो 2 होंगे या 3 या 4 या 5 या फिर मनुष्य होगा, कोई ना कोई उसमें घुसा होगा। हाँ हो सकता है, क्या बात होगी, आपके दिमाग में बहुत बात आ सकती है। अब वो तय करना पड़ेगा कितने इंद्रिय? नहीं, एक इंद्रिय है, क्योंकि 2 इंद्रिय सिद्ध करने के लिए उनको उनकी दूसरी इंद्रिय बतानी पड़ेगी, जिसका नाम है जिह्वा इंद्रिय। कोई भी माइक्रोस्कोप उन बैक्टीरिया की जिह्वा नहीं देख पाया, इसलिए एक इंद्रिय कहता है उसको। अब बैक्टीरिया यदि एक इंद्रिय हैं, तो एक इंद्रिय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति का उपयोग तो गृहस्थ लोग बिल्कुल करते हैं और प्राप्त करके साधकों में देते हैं, तो वो तो शाकाहार माना जाता है। यदि 2 इंद्रिय आप सिद्ध कर दो, तब तो हम मांसाहार कर सकते हैं। नहीं, वो है तो कुछ ना कुछ तो है। अब कुछ ना कुछ है, एक इंद्रिय है कि 2 इंद्रिय, इसको पहले तय कर लें। एक इंद्रिय तो हो सकता है, क्योंकि भागकर दौड़ना नहीं है वो, और जो भागकर दौड़ता हुआ दिख रहा है, यदि भागने दौड़ने वाली हर वस्तु को यदि आप जीव मानने लग जाओ, तो सारी आपकी एक्टिवा जीव मानी जाएगी, सारी आपकी गाड़ियां और जो अलग सब जीव माने जाएंगे। यदि भागने दौड़ने का सिद्धांत जीव में लागू नहीं होता, तो क्या आप बच्चों को सिखा चुके हैं वाली बात? तो फिर ये क्या है? कभी आपने चूने में पानी मिलाया? कभी दिवाली पे बताई वाली जीव हो, चूने में पानी मिलाते हो? तो हमारा चूना लगाने वाले चूने में पानी कहाँ मिलाते हैं? हाँ, और हम लगवाने वाले चूना, किसी साइंटिस्ट ने कुछ भी कह दिया कि दूध मांसाहार प्रयोग मान लेते हैं। हम दोनों उसको प्रयोग करके देखते हैं कि नहीं। हाँ, साधु यदि कोई बात कहे कि फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, तो तमाम तर्क कर लेंगे, लेकिन कोई वैज्ञानिक यदि कह दे कि दूध मांसाहार है, तो उसको स्वीकार कर लेंगे, दूध छोड़ देंगे, क्योंकि बचता नहीं है दूध। तो सुनो, जैसे चूने में पानी मिलाते हो, तो चूने में पानी मिलाते ही आप कभी माइक्रोस्कोप से देखना, चूने के कण यहां से वहां भागते हुए दिखते हैं। CaCO3 प्लस H2 ये केमिकल रिएक्शन होती है, वहां पर कैल्शियम क्लोराइड और H2O बनता है। अभी आपने देखा? तो जैसे चूने में पानी मिलाते ही केमिकल रिएक्शन होती है, चूने के कण यहां से वहां भागते हुए दिखते हैं, तो क्या चूने के जो कण है वो बैक्टीरिया है? एक इंद्रिय है, 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय कौन से हैं? कुछ है क्या? भले ही पृथ्वी काय है तो एक इंद्रिय भले हो, लेकिन एक इंद्रिय होकर एक कारण भाग पड़ता नहीं है, वो तो केमिकल रिएक्शन के कारण कण है यहाँ से वहां भाग रहे हैं। तो जैसे वो चूने में पानी मिलाने पर केमिकल रिएक्शन होती है, वो केमिकल रिएक्शन शुद्ध मान करके उसको आप निर्जीव मानते हैं, ऐसी जब दूध में फर्मेंटेशन होता है, हाँ, जो अवक्ष हो गया है, मर्यादा के बाहर हो गया, उसमें जीव तो पहले से ही मानते हैं। हमारे यहाँ 24 घंटे के बाद का दही तो वैसे ही अवक्ष है, लेकिन जो दूध दोहने के बाद गर्म हो जाए, उसके बाद दही बनने और सेवन करने के बीच का समय 24 घंटे से अधिक नहीं होता है, तो हमारे भक्ष माना गया है। और भक्ष माना गया है तो वो शाकाहार है, तब तो भक्ष है। तो वो क्या है? जैसे वो दूध में जामन डालते, जामन का मतलब वो नहीं 2-3 दिन पुराना दही डाल दिया हो, जामन का मतलब जो उसमें फर्मेंटेशन कराने के लिए आवश्यक होता है, चाहे वो सिक्का डालते हो, चाहे सन्नावड़ डालते हो, चाहे बादाम डालते हो, कुछ भी जो डालते हो, जो उसके लिए फर्मेंटेशन के लिए आवश्यक कैटलिस्ट होता है, वो जो डालते हो, वो उसमें केमिकल रिएक्शन कराता है। दूध के कण यहाँ से वहां अलग होकर के इकट्ठे होते हैं, एक तरफ दूध जम जाता है, एक तरफ पानी अलग हो जाता है। ये शुद्ध केमिकल रिएक्शन है।
इस केमिकल रिएक्शन के कारण उसमें कहीं कोई मांसाहार और बैक्टीरिया की उत्पत्ति नहीं होती है। जैसे कि चूने में पानी मिलाने पर जो यहाँ के कण भागते हैं CaCO3 प्लस H2O, इस प्रकार का रिएक्शन होता है। ऐसी उसको जब आप मांसाहार नहीं मानते तो दूध से दही बनना भी कहीं मांसाहार नहीं हो सकता। और आपका माइक्रोस्कोप क्या देख पाएगा जीवों को? जिन्होंने बताया कि 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय जीव होते हैं जो केवल ज्ञान रूपी माइक्रोस्कोप से देखे गए हैं, उन्होंने बताया, क्या बताया? सुनो, बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अंतिम बात समय होने वाला है। आजाद भारत के नागरिकों सुन लो, क्या बताया? संलेखना के समय, जिस समय सबसे ज्यादा शुद्ध और अहिंसक आहार की आवश्यकता होती है, क्योंकि आहार ही है जो आपके मस्तिष्क पर, मन पर प्रभाव डालता है, और जिस समय सबसे ज्यादा मन पवित्र रखने की आवश्यकता है, ऐसा संलेखना का काल किसी व्यक्ति का आ गया हो तो क्रम क्रम से उसको अपना आहार पानी कम करते जाना होता है। ये जिन्होंने संलेखनाएं की हैं, करवाई हैं, उनको ज्ञात होगा। क्रम क्रम से पहले वो अपना अन्न इत्यादि को छोड़ते हैं, फिर और बाकी चीजों को छोड़ते छोड़ते फिर पानी पे आते हैं। पानी के आने के पहले छाछ का प्रयोग भी करते हैं। छाछ कैसे बनती है? वो दही कहां से आता है? स्वर्गों से। दही तो आप ही बनाते हैं ना। और जब दही आप बनाते हैं, जिस समय सबसे ज्यादा पवित्र और अहिंसक आहार की आवश्यकता है, संलेखना के समय, उस समय यदि छाछ का प्रयोग करो, ऐसे केवल ज्ञानियों ने कहा, ऐसे पूर्वाचार्यों ने कहा। आपका माइक्रोस्कोप, नैनोस्कोप, टेलीस्कोप क्या देख पाएगा? उनके केवल ज्ञान में चलाकर पूरा विश्व झलकता है। यदि उनके केवल ज्ञान में, इस दही में यदि जीव झलकते होते, तो जिस समय सबसे ज्यादा अहिंसक और शुद्ध आहार की आवश्यकता होती है संलेखना के समय, उस समय तुम छाछ का प्रयोग करो। ऐसा क्यों कहते? आपके सारे स्कोप काम करना बंद कर जाते हैं। जब आप नॉन स्कोप हो जाते हो, तब जाकर के साधुओं के पास स्कोप मांगने आते हो और बोलते हो कि माइक्रोस्कोप में उसमें बैक्टीरिया देख लीजिए। इतने सारे तथ्यों के आधार पर अब आपको ये चयन करना है कि आपको अब दूध पीना है कि नहीं पीना है। और दूध पियोगे तभी जाकर के गाय को पाल पाओगे। आप नहीं पाल पाते तो किसी को पालने के लिए दे पाओगे। तरीका गलत हो सकता है, मानते हैं कि गाय को यातना देकर के आज दूध निकालने लगे हैं, इंजेक्शन लगाकर दूध निकालने लग गए हैं, तो ये तरीका गलत है। गाय का दूध गलत है। आप चाहो तो सही तरीका भी अपना सकते हो। जब आपको सही तरीके से बाकी दुनिया की चीजें नहीं मिलती हैं, तो क्या आप उसकी व्यवस्था नहीं करते? यदि आपको सही तरीके से रोटी ना मिले तो आप सही तरीके से रोटी नहीं बनाओगे क्या? बाजार में जाने से हिंसक तरीके से यदि आपको भोजन मिलता है तो अपने घर में रोटी नहीं बनाते क्या? सब करते हैं। तो यदि बाजार का दूध या वो डेयरी का दूध आपको यातनाओं से मिलता है, तो आप उन डेयरी का दूध भले पीना छोड़ दो, लेकिन आप दूध ही पीना छोड़ दो। आप चाहो तो किसी बेरोजगार को मदद करके उनको रोजगार के रूप में एक गाय को पलवा दो, गाय को वो पाले, वहां से दूध निकाल के हमें दे, हम उसको पैसा देंगे, वो भी पलेगा, हम भी पलेंगे, और हम अपने जीवन में उन बड़े बड़े जो हमारे अंदर एलिमेंट्स की कमी हो जाती है, जो विटामिन की कमी हो जाती है, विटामिन B12, विटामिन B12 और विटामिन नाम बता देना जो भी है, इनकी कमी हो जाती है, और जो आपको या तो दूध से मिल सकता है या फिर मांसाहार से मिल सकता है। तो आप दूध तो आप पियोगे नहीं, क्योंकि आप वीगन बनने जा रहे हो। तो फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन B12 की गोलियां आप कौन सी लोगे? जो नॉन वेजिटेरियन होती हैं। अच्छे जो सेलिब्रिटीज आज वीगन का सपोर्ट करते हैं, जब उनके अंदर इन दो विटामिन की कमी हो जाती है, तो वो नॉन वेज गोलियां खाने से हिचकिचाते नहीं और अपने आप को पीठ थपथपाते कि हम वीगन हैं, क्योंकि हम शुद्ध शाकाहारी हैं। ऐसे शुद्ध शाकाहारी बनने की आवश्यकता नहीं है। दो ही प्रकार के आहार पहले थे, बल्कि एक ही आहार सर्वोत्तम था जिसका नाम शाकाहार था। आप अपने शाकाहार को अतिरेक के माध्यम से खींचने का प्रयास ना करें। वीगन बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप हैं, वेतन वाले हैं और चेतन वाले हैं। अपने तन को सुधारें और अपने चेतन को सुधारें। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परम धर्म की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि वस्तु दाने पावन मानस समास्तु देवी। ये किसी ने लिखा कि पाटन तेलुकड़ा गौशाला में 4000 गायें बगैर दूध देने वाली गाय हैं।
तो गौशाला में जो आचार्य के माध्यम से आशीर्वाद से चलने वाली गौशालाएं हैं, वहाँ तो ऐसे अशक्त पशुओं को ही पाला जा रहा है जिनको आप जैसे लोगों के वीगन बनने के कारण कत्लखानों में भेजा जाता है। ऐसे उनको पाला जा रहा है। आपको इन सब के बारे में सोचना है और विचार करना है।